बच्चों नमस्कार। एएसपी शुक्ला एजुकेट चैनल आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश और डचों का भारत में प्रवेश ये देख लिए थे और आज के लेक्चर में हम लोग अंग्रेजों का भारत में प्रवेश ये देखिए यही से शुरू कर लेते हैं। आपसे कई बार पूछा गया है, आपसे कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप भी जानते हैं, उसी में जोड़ लीजिएगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। नोट कर लो बच्चों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। ये देखिए जो जानते हैं उसी में आप अंग्रेजी जोड़ लीजिएगा। 1600 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्वेश्चन पूछा, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल बादशाह के समकालीन? तो आप बता देना अकबर। अकबर जो आप पढ़ कर के आए हैं, अकबर का समय याद करिए। हे बच्चों देखो अकबर का समय क्या लिखवाए थे, 1556 से 1605 के बीच। आपको आ गया कि नहीं आ गया? 1600 ईस्वी देख रहे, उसी को हम लिखे समकालीन। एलिजाबेथ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थी। आगे बढ़ाओ बच्चों, आगे। ये एलिजाबेथ की जब मृत्यु हुई तो इसी का पुत्र जेम्स प्रथम सम्राट, ब्रिटेन का सम्राट बन गया। ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम क्या किया? गुजरात सूरत में, ये देखिए सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से, अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से 1608 में 1608 में कैप्टन हाकिंस, जहांगीर में लिखवा के आए ना, 1608 में कैप्टन हाकिंस को अपना दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। आया 1609 में कैप्टन हाकिंस जहांगीर से मिला, किंतु दो बातें आई। सूरत के सौदागरों, ध्यान दीजिए, सूरत के, नोट कर लीजिए, सूरत के सौदागरों तथा पुर्तगाली विरोध करने लगे कि सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं होगी। सौदागर और पुर्तगाली विरोध, इसीलिए जहांगीर पुर्तगालियों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत नहीं दिया। चला गया 3 साल बाद हाकिंस, कैप्टन हाकिंस 3 साल बाद चला गया। जब चला गया तो 1611 में चला गया। अच्छा अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब इसी दौरान क्या हुआ, 1600, ध्यान दीजिए 1611 का समय है। अंग्रेज, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी आपको। 1611 मंजूरी नहीं पाए सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की। अंग्रेजों ने कहा कि अरे यार भले स्वीकृति नहीं मिली, किंतु बिना स्वीकृति की एक फैक्ट्री, अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करो। 1611 में देखिएगा यही है, 1611 में अंग्रेज मछली, जहां डचों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी, पिछले दिन के लेक्चर में बताया, मछलीपट्टनम में एक अस्थाई, नोट कर लेना बच्चों, अस्थाई फैक्ट्री कारखाना की स्थापना कर दिए। इनकी क्या सोच थी कि अरे यार पहले रास्ता तो पहले चलो तो उसके बाद
रास्ता अपने आप मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि चलने में ही डरते हैं, चलते ही नहीं। जब चल दिए तो अपने आप धीरे धीरे रास्ता है। इनकी सोच देखिए आगे बढ़ने, बिना मंजूरी के अस्थाई जानते रहिएगा, अभी अस्थाई भी लेके आए, अस्थाई फैक्ट्री कारखाना स्थापित कर दिए। अब देखिए क्या होने जा रहा है। अब 1613 में, ये देखिए 1613 में ये देखो सम्राट जहांगीर अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजों को, ध्यान दो बच्चों, अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई फैक्ट्री, ये देखिए अस्थाई कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। देख रहे, क्लियर हो, चले अब रास्ता मिलती जा रही है ये सब। अब अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, इतना याद रखिए। अब आपसे पूछा गया है कभी अस्थाई अस्थाई नहीं, कभी पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का प्रथम कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ, तो आप बताना सूरत। क्यों? क्योंकि स्वीकृति मिली थी और अस्थाई कारखाना था। मान लीजिए बाई चांस कभी पूछ दिए, अच्छा अगर अस्थाई और अस्थाई नहीं भी पूछा है ना, मछलीपट्टनम भी दिया है, सूरत दिया है, तो आप चले जाएंगे सूरत पर, क्योंकि इसको मंजूरी मिली थी, अस्थाई कारखाना था। मान लो बाई चांस सूरत नहीं है पेपर में, तब आप क्या करेंगे, तब आप चले जाएंगे मछलीपट्टनम। या ये भी पूछ सकता है कि अंग्रेजों का पहला कारखाना 1611 में अस्थाई कारखाना कहाँ स्थापित, तो इसमें तो सीधे सीधे स्पष्ट हो गया। जब 1611 नाम ले लिया तो मछलीपट्टनम, 1613 नाम लिया सूरत, ये क्लियर हो गया हमारा आपका। अभी है इसमें 1600, आप देखेंगे अंग्रेज बढ़ते चले जा रहे हैं। बता के आए हैं कि 1615 में सम्राट जहांगीर, ये देखिए सम्राट जहांगीर, ये देखिए सूरत के अन्य स्थानों पर कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से 1615 में सर टॉमस रो लिखवा के आए हैं ना जहांगीर में, सर टॉमस रो को, सर टॉमस रो को 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा जाओ कि सूरत में तो अस्थाई फैक्ट्री कारखाना स्थापित, सूरत के जो अगल बगल वाले स्थान है वहां भी मंजूरी लेकर के अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया जाए। और पहुंचा सर टॉमस रो 1616 में जहांगीर से राजस्थान के अजमेर में मिला। और जहांगीर सूरत, देखिए कितनी बड़ी गलती हो रही है, जहांगीर सूरत के अन्य स्थानों पर भी, समझो बच्चों, कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। देख रहे हैं अपना हाथ पैर कैसे धीरे धीरे फैलाते जा रहे हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब अच्छा अभी इतना हटा लीजिए, रिवीजन करके इतना हटाइए, जगह नहीं मिल पा रही, नहीं रिवीजन कराने में दिक्कत होगी, मिटा देंगे। आइए यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि ये आपका अंग्रेजों का भारत में प्रवेश देख रहे हैं ना, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग। देख रहे, भू मतलब जमीन, भूभाग नहीं बल्कि इनका आरंभिक नारा था बिजनेस व्यापार करो, बिजनेस व्यापार करो। जमीन नहीं, जमीन तो बाद में आई है, नारा था। चलिए 1600, इसको रिवीजन करिए तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। हमारे यहाँ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। ब्रिटेन का सम्राट एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम सूरत में अंग्रेजी कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से 1608 में
कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बना करके जहांगीर के दरबार में भेजा, किंतु सूरत के सौदागरों तथा पुर्तगालियों के विरोध के कारण, दो बातें थी ना, पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर कारखाना स्थापित करने की मंजूरी नहीं दिया। 3 साल बाद 1611 में वापस चला गया कैप्टन हॉकिंस। फिर अंग्रेज क्या किया कि 1611 में ही मछलीपट्टनम साउथ इंडिया में एक अस्थायी कारखाना बिना मंजूरी स्थापित कर लिए, किंतु 1613 में सम्राट जहांगीर एक शाही फरमान जारी करके 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अंग्रेजी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। 1600, अब देखिए जेम्स प्रथम का फिर दिमाग देखिए कि सूरत के अन्य स्थानों पर कारखाना स्थापित करने की मंजूरी लेने के लिए 1615 में जेम्स प्रथम सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके सम्राट जहांगीर के दरबार में आया। 1616 में सर टॉमस रो जहांगीर से राजस्थान में मिला और जहांगीर मंजूरी दे दिया। क्लियर, इतना क्लियर। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि भाई अभी तो सूरत की बात है, अभी तो आप पश्चिम में हैं, पश्चिम भारत में हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में अंग्रेजों का पहला कारखाना कब और किस स्थान पर, नोट कर लीजिए, बंगाल की बात है। ये बच्चों इधर देखो, बंगाल में अंग्रेजों का पहला कारखाना 1651, अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ। 1651 कहाँ, हुगली में स्थापित हुआ। खूब बार बार क्वेश्चन आया है। आगे बढ़िए, 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार, क्या नाम है, ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी, ये बच्चों इधर देखो, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ये देखो कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय क्या कर लिया, विवाह करके किसको दहेज में ले लिया। ये देखिए दहेज में मुंबई को, ये बच्चों इधर देखो, मुंबई को किस में ले लिया, दहेज में ले लिया। आप लोग तो दहेज लेने जाते हैं तो गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, ये लेंगे, पूरा शहर किसी को दहेज में नहीं, ये पूरा शहर है मुंबई को दहेज में ले लिया। इसकी चालाकी देखिए, मुंबई को 1668 में जाकर के, ये देखो ये बच्चों 1668 में जा रहा, ये मुंबई को भाड़े पर, किसको भाड़े पर दे दिया, किसको, 10 पाउंड वार्षिक भाड़ा, 10 पाउंड वार्षिक भाड़े पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो व्यापारियों का समूह आया था उसको देकर, भाड़े पर देकर कैथरीन को लेकर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। देख रहे हैं इसका दिमाग, दोनों काम हो गया इसका। दहेज में मुंबई को भी ले लिया, भाड़ा भी पाने लगा, इसको भी हथिया लिया, लेके निकल गया। इतना तो क्लियर हुआ, इसको जानते रहिए, हुगली और 1661। अब इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग कंपनियों को पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी आप पढ़ लेंगे ना, तो फ्रांसीसी के बाद तो उसके बाद पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेजों से ही भरा पड़ा है। क्वेश्चनों का झड़ी लग जाएगा। बस इतना करो आप लोग कि लिखते रहिए, इतना मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं तो बाद में हमारी भी नाक कटवा दोगी कि रघुवंशी सर। और रघुवंशी सर का पता चला कि पढ़ाया हुआ कुछ मिला ही नहीं। नोट्स बनाते जाइए तभी मजा आती है पढ़ने में। चलो हम लोग हटा करके ना फ्रांसीसी पढ़ लेते हैं, तो फिर हम अंग्रेजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया है ना कि बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री हुगली में 1651 में, और 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके मुंबई को दहेज में 1668 में
10 पाउंड वार्षिक कर पर, वार्षिक भाड़े पर मुंबई को भाड़ा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर के कैथरीन को लेकर के इंग्लैंड आगे बढ़ गए। हेडिंग दिखाओ बच्चों, फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश। हेडिंग दिखा लीजिए, फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश। ये बच्चों ये देखो, फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश। तो अब देखेंगे कि जो सब में पढ़ा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तीनों में आप पढ़ के आए हैं ना, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये बच्चों देखो लिख लीजिए, सामने लिख दो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, इतना याद रखिए। और फिर क्वेश्चन पूछा गया, फ्रांसीसियों का भारत में पहला कारखाना कब और कहां, तो लिख लीजिए 1668। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना भारत में कहां, सूरत में स्थापित हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बच्चों, देख रहे अंग्रेजों का भी भारत में पहला कारखाना सूरत में अस्थाई। और दिमाग पर जोर दे दीजिए, थोड़ा सा रुक करके चिंतन कर लीजिए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों का पहला कारखाना गुजरात के सूरत में स्थापित हुआ। फिर आपसे पूछा गया है कि हमारे यहाँ जो संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी की स्थापना कब और किस फ्रांसीसी द्वारा, तो आप बताना 1673 में। फ्रांसीसी कौन था, फ्रैंको मार्टिन। नोट कर लो बेटा, कभी कभी पेपर में ना केवल मार्टिन ही पूछ लिया गया, यही था फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन 1673 में किसकी स्थापना किया था, पांडिचेरी, जो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी में पढ़ेंगे, पांडिचेरी की स्थापना किया था। अच्छा, अब आप देखोगे तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होने जा रहा है। युद्ध का नाम है वांडीवास। अंग्रेजों और वांडीवास का युद्ध कर्नाटक कितने 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसी, नोट कर लीजिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक का युद्ध हुआ था। आइए इसको देख कि कर्नाटक के वांडीवास नामक स्थान पर, नोट कर लीजिए, कर्नाटक के वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेजों, ये बच्चों इधर देखो, अंग्रेजों और किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो नोट कर लीजिए, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, आ सकता, आयर कूट किया था। नोट करिए, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली किया था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली किया था, किंतु इसका नतीजा क्या निकला कि फ्रांसीसी पराजित हो गए। क्यों पराजित हो गए, क्योंकि फ्रांसीसियों की नौसेना शक्ति बड़ी कमजोर थी। नोट कर लीजिए कि फ्रांसीसियों की पराजय का कारण क्या था कि नौसेना शक्ति इनकी बड़ी कमजोर थी। देख रहे हैं ना, अंग्रेजों की
एक अंग्रेजों के जीतने का कारण क्या था, सारे कंपनियों को क्यों पराजय, इनकी नोट कर लीजिए कि अंग्रेजों की एक बड़ी शक्तिशाली सेना थी। नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना के सामने ये भी दिखा दीजिएगा इनकी नौसेना शक्ति किसकी, अंग्रेजों की और कंपनियों की अपेक्षा बड़ी मजबूत सशक्त सेना थी। हाँ, इनके हारने का कारण यही था। ठीक है, इसी युद्ध के बाद देख रहे, इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का क्या शुरू, फ्रांसीसियों का क्या हो गया, पतन हो गया। हालांकि और कहीं न कहीं नाम आएगा इन लोग, फ्रांसीसियों का पतन हो गया। और देख रहे पिछले दिन के लेक्चर में हम क्या पढ़ा के आए, बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में हम आपको देखे डचों और अंग्रेजों के बीच, दिमाग लगा लीजिए, डच पराजित हो गए थे और डचों का पतन आरंभ। ठीक वैसे इन लोगों का है। चलिए इतना देख करके फिर आगे देखा जाएगा। चलिए 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, रिवीजन है। 1668 में फ्रांसीसियों को इंडिया में पहला कारखाना सूरत। 1673 में फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन किसकी स्थापना, पांडिचेरी की स्थापना किया था। और कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, वांडीवास का युद्ध 1760, कर्नाटक के वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाले, किंतु फ्रांसीसी पराजित हो गए। क्यों फ्रांसीसी पराजित हो गए? क्योंकि इनकी नौसेना शक्ति, फ्रांसीसियों की नौसेना शक्ति बड़ी कमजोर थी। अंग्रेजों के पास बड़े शक्तिशाली सेना अर्थात नौसेना शक्ति बड़े सशक्त सेना थी। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर आपको आएगा। ये देख रहे अंग्रेज। इसके बाद अब क्या हो रहा, अब अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे बल्कि आगे बढ़ निकलते चले जाएंगे अंग्रेज। अब देखिए अंग्रेज, अभी तक आप क्या देखे हैं, कहाँ अंग्रेज कुछ लेकर नहीं आए थे, अंग्रेज केवल दिमाग लेकर के आए थे। और देख रहे 1600 के पहले कहीं कुछ नहीं था, दिमाग लगाते गए, लगाते सबसे पहले अंग्रेज कहाँ कब्जा किए थे, देख रहे बिना मंजूरी के। याद रखिए मछलीपट्टनम के बाद सूरत में आ गए, सूरत के बाद मुंबई को ले लिए, दिमाग लगा करके मुंबई को दहेज में ले लिए। इसके बाद पांडिचेरी पर भी अंग्रेज कब्जा कर लिए थे कुछ टाइम के लिए, पांडिचेरी पर भी कब्जा किए, आएगा नाम। देख रहे अब अंग्रेज क्या करेंगे बच्चों, सुनो, अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करेंगे, बिहार पर अधिकार करेंगे, उड़ीसा पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देख रहे आगे बढ़ाइए, हेडिंग दो बच्चों आगे, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, हेडिंग पड़ गई आपका। ये बच्चों इधर देखो, बंगाल, बीच बीच में नाम और लोगों का आता रहेगा। यह है कि मुख्य रूप से अंग्रेज आ गए। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। अब देखेंगे, अब ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनिए, हम पढ़ाने के मूड में हैं पूरी तरह से। ए बच्चों इधर देखो, सब सन्नाटा जा रहा है। आपके रघुवंशी सर पढ़ाने के मूड में है, ध्यान से आप लोग सुनो। बंगाल, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था, यहां लिखा गया है। बच्चों इधर देखो, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक क्या नाम है, नोट कर लीजिए, मुर्शीद कुली खां। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं कि अपनी राजधानी
कहाँ? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। ये देखिए, ये ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था, स्वतंत्र कहा गया। ये बंगाल जो था ना, ये अभी मुगलों के कब्जे में था, तो मुगलों से क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र करा लिया। उसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, वही बांग्लादेश। और फिर आपसे पूछा गया है कि नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? तो 1700, ये देखिए 1756 में। ये देखो ये बच्चों, इसी को लेके आगे बढ़ाएंगे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आइए, इसके साथ बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई। सिराजुद्दौला व्यभिचारिता और क्रूरता के लिए जाना जाता था, बड़ा निर्दयी बंगाल का नवाब बना है। ये अंग्रेज नहीं है। अभी देखिए, अंग्रेजों से भिड़ंत होगी इसकी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। बच्चों इधर देखो, निर्दयी व्यभिचारी। निर्दयी तो समझ रहे हैं कि दया नहीं थी। व्यभिचारी का मतलब करेक्टरलेस। कांड इतना चर्चित था ना चरित्रहीनता में कि कांड कोई और किया है, और भले ये नहीं किया है किंतु इसी के सिरे जाता था कि वही होगा, वही सिराजुद्दौला ही कांड किया होगा। इतना चरित्रहीन, करेक्टरलेस और निर्दयी। कैसे, आपका कहना कैसे निर्दयी था? जरा इसका प्रमाण दो आप। निर्दयी, इसी के समय में बंगाल में ब्लैक होल की घटना है बच्चों। इधर देखो, ब्लैक को ब्लैक से ही लिखते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी की, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल, इसी को आप कह सकते हो काल कोठरी की घटना। ए बच्चों इधर देखो, काल कोठरी की घटना। काल कब, समय लिख लो आप कि 20 जून। ये देखिए, इसी के समय में है। 20 जून कितने में? 1756। काल हुआ क्या था इसमें? हुआ ये था कि ये नवाब सिराजुद्दौला निर्दयी था। क्या किया? ये बच्चों इधर देखो, 146 अंग्रेजों को पकड़वाया 20 जून रात को। समझिएगा, घटना समझ लो। और ले गया एक छोटी कोठरी में, छोटी कोठरी में बंद कर दिया, बंद करवा दिया कि बंद कर दो, ससुरे मरे इसमें। मजा तब आएगी जब आप कोठरी की लंबाई और चौड़ाई जानोगे। तो कोठरी की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14। अब आप दिमाग लगा लो, गणित पढ़ते हैं ना कि 18 बाई 14 कितनी लंबाई, कितनी बड़ी कोठरी रही होगी कि उसमें 146 कैसे आए होंगे। ठूस आए नहीं होंगे बल्कि ठूसवा दिया, ढकेलो, मरने दो। उसमें जो भारी पड़ा होगा ऊपर आ गया, जो कमजोर पड़ा वो नीचे गया। कहा बंद करो, बंद करा दिया। ये देखो बंद करा दिया। 20 जून रात को शांत हो गए। 21 जून रात और दिन दोनों शांत हो गया कि मरने दो ससुरों को। 22 जून और दिन और रात दोनों शांत हो गया। ये बच्चों इधर देखो, 23 जून प्रातः काल उठा और कहा चलो कोठरी खुलवाते हैं, देखते हैं कितने मर गए कितना जिंदा हैं। गए, कोठरी खुले, संयोग देखो कि सब मर गए। केवल मात्र जितनी तारीख है, ये बच्चों इधर ध्यान दो, जितनी तारीख कितनी है 23। संयोग देखे, दोनों का एक संयोग बैठ रहा है।
23 मात्र अंग्रेज जीवित मिले, सब मर गए। देख रहे, और जो मर गए उनके लिए तो काला कोठरी बन गई, उसी पर काल कोठरी की घटना। देख रहे बच्चों, 23 अंग्रेज बौखला गए कि अच्छा ठीक है, सिराजुद्दौला, निर्दयी सिराजुद्दौला, कुछ ऐसी प्लानिंग बनेगी कि तेरा भी मर्डर होगा। अंग्रेज क्या किए, आगे बढ़ाते हैं। एक के लिए इतना पहले क्लियर कर लीजिए, अभी आगे प्लासी का युद्ध होगा, प्लासी के युद्ध। देख रहे क्लियर, तो स्वतंत्र बंगाल, इसको रिवीजन, इतना रिवीजन। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और सिराजुद्दौला के समय में ही बंगाल में ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी, 20 जून 1756, याद रखिएगा। एक छोटी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंदी बनवा दिया। 23 जून प्रातःकाल जब कोठरी खोली गई तो सब मर गए, मात्र 23 अंग्रेज जीवित मिले। बीतने लगा दिन, अंग्रेज क्या किए, अब देखिए अंग्रेज आगे चल करके अंग्रेज भी प्लानिंग बनाने लगे कि सिराजुद्दौला का मर्डर कराना है। तो अंग्रेज क्या किए कि कलकत्ता पर, ये देखिए कलकत्ता पर पहुंच करके कब्जा कर लिए। कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता की स्थापना 1690, ये देखिए 1690। जाब कौन कराया था, जाब, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। जाब चारनाक, ये कलकत्ता की स्थापना कर गया था। कलकत्ता में अंग्रेज एक किला बनवाए थे, किला को दुर्ग भी, उस किला का क्या नाम था, फोर्ट विलियम। हे बच्चों नोट करो कि कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया दुर्ग, किला का क्या नाम था तो आप बता देना। फोर्ट विलियम नाम था, एक किला का नाम था। कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाक, कब 1690 स्थापना। अंग्रेज पहुंचकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिए। नवाब सिराजुद्दौला, ये बच्चों इधर देखो, नवाब, फिर से लिख देते हैं इसलिए कि यही आगे बढ़ रहा है। नवाब सिराजुद्दौला गुस्सैल था, कहा कि तुम अंग्रेजों की इतनी हिम्मत कि हमारे कलकत्ता पर कब्जा। इसी को लेकर के कौन सा युद्ध होने जा रहा है बच्चों, देखो प्लासी का युद्ध। आओ मजा आएगी, मजा आएगी। हेडिंग दिखाओ बच्चों, प्लासी का युद्ध। ठीक 1 साल बाद फिर 23 जून का संयोग बना। 1 साल बाद निकाल लीजिए कि 23 जून 1700 कितना हो जाएगा, 1757। प्लासी का युद्ध। आए पहले तो ये पूछा गया कि ये प्लासी कहां, तो आप बताना। प्लासी बंगाल, बंगाल के प्लासी नामक, देखे आगे बढ़ाइए, बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। क्लियर हुआ ना, अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बहुत चालाक था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि युद्ध होने के पहले ही दिमाग लगा लिया। युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है, बल से नहीं, बुद्धि दिमाग लगाओ। ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, ये देखिए नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, ये देखिए मीर जाफर को लालच दे दिया कि हे मीर जाफर, देखिए लालच में आ गया सेनापति, गद्दार सेनापति। मीर जाफर को लालच दिया कि अगर तेरा नवाब मारा जाएगा तो नवाब की गद्दी तेरे को मिलेगी, यानी मीर जाफर को मिलेगी। चलिए अब युद्ध आरंभ होने जा रहा है अंग्रेजों और क्लाइव, कभी कभी अंग्रेजों और क्लाइव के बीच, या अंग्रेजों के क्लाइव कर रहे सिराजुद्दौला के बीच। चलिए युद्ध कराते हैं।
जैसे युद्ध आरंभ हुआ है वैसे नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, देखो बच्चों, अंग्रेजों से जा मिला, गद्दारी कर गया। अब नवाब, अच्छा देखिए, संकट आता है तो सबसे पहले कौन साथ छोड़ देता है? बताओ आप लोग, कौन साथ छोड़ता है? सबसे पहले आपका साथ धैर्य छोड़ जाता है संकट आने। इसलिए संकट आने पर हिम्मत रखना चाहिए कि रघुवंशी सर ने बताया है कि जैसे संकट आवे सबसे पहले धैर्य को पकड़ो, पकड़ के बांध के रखिए, अपने आप संकट कट जाएगा। ये भी आप जानते रहे कि दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण न संभव हो। अगर समस्या है तो उसका निराकरण भी है, बशर्ते ठंडे माइंड से उसको सोचा जाए, समझा जाए। चलिए, ये धैर्य खो बैठा। नवाब सिराजुद्दौला घबरा करके अपने महल की तरफ भागा। इन लोगों की तो तैयारी थी पहले से, महल की तरफ भागा। यही जब भागने लगा तो नवाब सिराजुद्दौला का क्या हो गया बच्चों? मर्डर। यानी कुल मिलाकर के कहिए कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। ये भी क्वेश्चन कभी कभी इस तरह भी आया है, भाई क्लाइव का नाम आवे या अंग्रेजों का नाम आवे, बात एक। अब क्या हो रहा? अब आगे क्लाइव तो मारा गया, अब अंग्रेज क्या किए कि मीर जाफर को नवाब की गद्दी, नवाब तो बना दिए, नवाब की गद्दी पर बैठाकर अपने हाथों की कठपुतली, समझिएगा, मीर जाफर को अपने हाथों का खिलौना कठपुतली बना दिए कि हे जाफर, नवाब की गद्दी पर बैठो, किंतु अंग्रेज जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। कठपुतली बन गया, ये देखिए। और यही नहीं, रॉबर्ट क्लाइव कहा कि नवाब बनने के बदले 3 करोड़ घूस दे दो। 3 करोड़ घूस ले लिया, घूस ही नहीं ले लिया, इतना ले लिया कि एक समय ऐसा आ गया था कि राज दरबार में जो सोने चांदी के बर्तन रखे हुए तो उनको बेचना पड़ गया, इतना घाटे में चला गया राज दरबार। देख रहे हैं, ऐसे ऐसे गद्दार थे। रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया है, नोट कर लो, गीदड़ बड़ा डरपोक होता है ना मीर जाफर। अब देखो क्या हो रहा है, अभी इतना नहीं, अभी और आगे देखिए क्या होने जा रहा है। कलकत्ता तो देख ही लिए, मीर जाफर सब कुछ दे दिया। भाई नवाब है तो इसका भी तो प्रशासन है, जरा समझो ये बच्चों, नवाब है तो इसका भी तो प्रशासन है। प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज। अरे सब कुछ ले लिए, इसके बाद शांति से नहीं रहने दे रहे हैं। प्रशासन में हस्तक्षेप की, मीर जाफर ऐसे करना है, वैसे करना, ऐसे रहो वैसे। मीर जाफर तंग आ गया कि बाप रे बाप, अपने नवाब के मर्डर भी करा दिए, 3 करोड़ भी दे दिए, सोना चांदी भी दे दिए, गीदड़ भी बन गए, कठपुतली भी बन गए, फिर भी नहीं शांति से रहने दे रहे सब। तंग आ गया, अब क्या करूं? तब कहा कि भाड़ में जाए इनकी गद्दी, भाड़ में समझने के लिए भाव बना रहे हैं, भाड़ में जाए इनकी गद्दी। आओ अपने दामाद मीर कासिम, ये देखे, अपने मीर जाफर अपने दामाद मीर कासिम, दामाद मीर कासिम के लिए नवाब की गद्दी छोड़ दिया कि कासिम दामाद तुम संभालो, तुम संभालो। मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बैठा दिया, नवाब की गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम स्वाभिमानी किस्म का था। अच्छा एक चीज और जानिए, प्लासी के युद्ध का परिणाम तो चला गया अंग्रेजों के पक्ष में, अभी इसको क्या लिख लेंगे? इसी युद्ध से अंग्रेजों का, प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व आरंभ हो गया। आरंभिक यानी प्रभुत्व आरंभ हो गया। अभी निर्णायक युद्ध नहीं, निर्णायक बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की सत्ता भारत में स्थापित हो जाएगी। तब आ जाएगा कि व्यापार ही नहीं बल्कि भूभाग को भी बढ़ाओ और इनके ऊपर शासन करो। कमजोर दिल के हैं सब,
इनकी इच्छा शक्ति कमजोर है, मन से व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए हमेशा। देख रहे अब आइए, मीर कासिम स्वाभिमानी किस्म का था। मीर कासिम कहा गद्दी रहे ना रहे, अंग्रेजों के हाथों का कठपुतली नहीं बनना है। अपनी राजधानी मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर में स्थापित किया था। ए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। बिहार के कौन था जो राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में? तो आप क्या देंगे? मीर कासिम। मीर कासिम का स्वाभिमानी होना खतरा हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि जब कठपुतली नहीं बनना है तो हटो गद्दी से, तुम्हारा ससुर ही भले है। इसको हटा करके फिर इसको बैठा दिए। देखना बच्चों, ससुर फिर गद्दी पर बैठ गया, दामाद हटा। दामाद बड़ा क्रोधित हुआ कि अच्छा अंग्रेजों, बताते हैं तुम अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ कर छोड़ूंगा। प्रयास तो करेगा, खदेड़ पाएगा नहीं कर पाएगा वो अलग का प्रश्न है। गद्दारी हो जाएगी, इसके साथ भी गद्दारी हो जाएगी। अब देखिए, इसको ना इतना रिवीजन करके हटा दिया जाए। देख रहे, कलकत्ता की स्थापना कब और किसके द्वारा? क्वेश्चन बना दिए 1690, जब चारनाक द्वारा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, देख रहे सिराजुद्दौला प्लासी का अंग्रेज बंगाल कलकत्ता पर कब्जा किए तो दो प्लासी का, बंगाल के प्लासी नामा का, ध्यान दीजिए, बंगाल के प्लासी। और दो क्लाइव के बारे में 2-3 क्वेश्चन और बता रहे हैं, पहले बता लेते हैं तब आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत में, नोट करिए, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। ए बच्चों, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी में सब आया हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या था? संस्थापक। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना किया था। ये बंगाल में, एक क्वेश्चन और देंगे, लुटेरा राज्य। अरे भाई, बंगाल के धन को दोनों हाथों उठा के इंग्लैंड भेजते थे। लुटेरा राज्य बना लिया, पूरी तरह लूटपाट करके कंगाल बना दिए थे। बंगाल में लोग भूखों मरने लगे, इसी की देन थी। और इसको क्या कहा गया है जानते हैं? स्वर्ग से उतरा सेना नायक का नाम बताओ। सबको नहीं बताते हैं, आप लोगों को बता देते हैं ये सब क्वेश्चन, ये सब। स्वर्ग से उतरा सेना नायक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अभी हम और बता, अभी मीर कासिम पर हैं, देखिए मीर कासिम क्या करा। चलिए प्लासी बंगाल, इसको रिवीजन कर दिए। बंगाल के प्लासी नामा का स्थान पर 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। जब युद्ध आरंभ हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर सीधे अंग्रेजों से जा मिला। इसी समय नवाब सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया है और स्वर्ग से उतरा सेना नायक और बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना। ठीक न? इसके बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना करके हाथों की कठपुतली बना लिए, किंतु मीर जाफर के प्रशासन में जब हस्तक्षेप कर मीर जाफर तंग आकर के अपने दामाद मीर कासिम के लिए नवाब की गद्दी छोड़ दिया। किंतु मीर कासिम से भी अंग्रेजों का रिलेशन अच्छा। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर बिहार स्थापित किया। रिलेशन अच्छा न होने के कारण नवाब कुछ समय बाद मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को फिर बंगाल का नवाब बना दिए। मीर कासिम अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के उद्देश्य से, नोट कर लीजिए, एक संयुक्त सेना का गठन किया। ए बच्चों इधर देखो, एक
अभी हम बक्सर का युद्ध कराते हैं, सतर्क रहो आप लोग, इधर देखते रहो। आज दो युद्ध बताए हैं ना, लेकिन आपसे पूछा गया है क्या कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व, आरंभिक प्रभुत्व किस युद्ध से? तो आप बताना। प्लासी के युद्ध से। मीर कासिम संयुक्त सेना का गठन किया, संयुक्त सेना में 3 आ गए। एक था मुगलवाद, गद्दार कहो, गद्दार मत लिखना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बता के आए हैं ना, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड आ गया, मीर कासिम बुला लिया। किस लिए बुला लिया? कि आओ शाह आलम, अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ना है। अवध का नवाब, ये तो मुगल बादशाह, अवध का नवाब क्या नाम है उसका? ए बच्चों इधर देखो, सुजाउद्दौला, ये आ गया। और मीर कासिम तीसरे नंबर पर, मीर कासिम स्वयं आ गया। तीनों को मिला के क्या नाम दे दिया? ए बच्चों इधर देखो, तीनों को मिला करके क्या नाम दे दोगे आप लोग? संयुक्त सेना। संयुक्त सेना क्यों बनी? अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के लिए बनी। आइए एक युद्ध करा दिए। संयुक्त सेना निकल गई कहां? बिहार के बक्सर पहुंच गई। बक्सर का युद्ध, हेडिंग है बक्सर। यही निर्णायक युद्ध, नोट कर लीजिएगा। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया था कि अब व्यापार ही नहीं बल्कि अब रहना भी है। आइए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, नोट करो बच्चों, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर। अब इसके बारे में सुनो। बिहार के बक्सर नामक स्थान पर, ये देखिए संयुक्त सेना, इधर आइए, संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच, संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? नोट कर लीजिए, हेक्टर मुनरो। याद रखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, सबको नहीं बताते हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जब युद्ध आरंभ हुआ है। इधर देखिए गद्दारी होने जा रही, हमारा संकेत आप लोग समझ रहे होंगे कि जब युद्ध आरंभ हुआ। इधर देखो बच्चों, अवध का नवाब सुजाउद्दौला बक्सर का मैदान छोड़कर भाग लिया। इधर देखो बच्चों, भागा तो भाग जाओ सीधे, क्या किया? भागते भागते घूम गया, घूम के अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं नतमस्तक हूं, जो चाहो मेरे साथ करो। देख रहे गद्दारी हो गई कि नहीं हो गई? अब जब युद्ध, अच्छा ये तो गद्दारी कर गए। जब युद्ध आरंभ, इसी के ठीक बाद शाह आलम द्वितीय सीधे अंग्रेजों से जा मिला। अब देखो क्या हो रहा है, दो तो गद्दारी कर, मीर कासिम अपना जान बचाकर, प्राण बचाकर दिल्ली के जंगलों, देख रहे हैं ना, 3 तरफ दिल्ली के जंगलों की तरफ भाग लिया। इस युद्ध का परिणाम भी किसके पक्ष में चला गया? अंग्रेजों के पक्ष में। सबसे निर्णायक युद्ध ये बक्सर का युद्ध था। इसी के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। नोट कर लीजिए, जो बोलते जा रहे हैं उसको नोट करते चले जाइए, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। क्लियर ना? अब देखिए, अब इसको आप लोग ना एक बार रिवीजन करके हटा दिया जाए। संयुक्त सेना कौन बनाया था? मीर कासिम साहब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम संयुक्त सेना बन गया। तीनों मिलकर के बिहार पहुंच गए। बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 को संयुक्त सेना अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया था। किंतु युद्ध आरंभ होने पर शाह आलम सेकेंड और सुजाउद्दौला दोनों अंग्रेजों से मिल गए, गद्दारी कर गए। इस युद्ध का परिणाम भी अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। सबसे निर्णायक युद्ध। चलो बच्चों, इधर तो क्लियर हो गया आप लोगों का। आज दो युद्ध करा दिए। अब देखो क्या, रॉबर्ट क्लाइव से
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी खुश थी, इसीलिए तो इसको कहा गया था स्वर्ग से उतरा सेना नायक। अरे रॉबर्ट क्लाइव ही भारत में अभी लिखवाए है ना, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया था, बंगाल को लुटेरा राज्य बना दिया था, बताए है ना। खुश होकर के क्या कर दिए, पूरे बंगाल का गवर्नर बना दिए। ये देखिए अभी आप 4 पॉइंट ले आ रहे हैं, आप समझ लीजिए, तब हम पहली पॉइंट लेकर के निकलेंगे। अब ये पहली पॉइंट क्या है कि बंगाल का गवर्नर, ये देखिए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कब से 1700, ये देख रहे हैं यह 1757 से 1773 तक चलते रहे। और इसके अब बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वही है जिसका नाम लिए थे रॉबर्ट क्लाइव। इतने जानिए, बंगाल का, पूरे बंगाल का गवर्नर मालिक बना दिया गया। चल रहा है, थोड़ा समझना पड़ेगा, टेक्निकल है। बच्चों इधर देखो, सन्नाटा जा रहा है एकदम, इधर देखो, टेक्निकल मैटर है, समझो इसको। दूसरा इसमें क्लाइव के अलावा और थे, बताएंगे। तो बंगाल का गवर्नर चल रहा है। अब देखो 1730, आपसे पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। एक्ट का मतलब कानून बन करके आया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। ए बच्चों इधर देखो क्या अंतर है। इसी एक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर, यहां लिख दीजिए बंगाल का, यही खत्म हो रहा, बंगाल का क्या लिख दिया जाए, एक यहां गवर्नर ही लिखे हैं ना, गवर्नर जनरल। ये देखो ये बच्चों गवर्नर जनरल यहां से शुरू हो गया। इसमें 11-12 है, बताएंगे, पहले समझ लो। 1773 से 1833 तक गया। 11-12 है, पहला से मतलब अभी रखिए गवर्नर। अब यहां ये जानो कि बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, किंतु पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ए बच्चों इधर देखो, वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल चल रहा है। तो पहला था, 11-12 है, चल। फिर देखो तीसरा स्टेप क्या है, फिर 1833। ए बच्चों इधर देखो, दिख रहा है कि नहीं, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, कानून बनकर। चार्टर एक्ट क्या बोल रहा है, 1833 चार्टर एक्ट क्या बोल रहा है कि अब बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का, समझना, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। देख रहे हैं, तीसरा स्टेप है, यही तो सिलेबस है आप लोगों का, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहां से कहां तक जाएगा, यहां से उठाइए 1800, ये बाद में भी आएगा, अभी एक बार परिचित करा लेंगे तभी हो। 1833 से 1858 भारत का गवर्नर, इसमें 7-8 हैं। पहला गवर्नर जनरल जानते हो आप, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ए बच्चों नोट कर लो, लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, फिर चल रहा 1833 का समय, 1858 आ चुका है। देखिए 1858 फिर एक चार्टर एक्ट आया। 1800 अभी बता रहे हैं अंतर क्या है। 1858 चार्टर एक्ट क्या बोल रहा है
कि अब भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया जाए, पूरे भारत का वायसराय। 1858 चार्टर। चौथे नंबर पर नोट कर लो बच्चों, ये भारत का, ये देखो भारत का वायसराय। समय क्या है, समय है आपका, समय है यहीं से उठेगा ना, 1858 से 1900 के ले गए, टच करा रहे हैं 47। ये वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भी किताबों में लिखा रहता है, लॉर्ड कैनिंग इंडिया का। अभी यहाँ आप लोग ऐसा करो ना, ये झमेला में बहुत ना पढ़ो, अभी पहला ही याद रखो, आप लोग पहला याद रखिए। अभी तो सब एक एक करके है ना, पहली हेडिंग ना, अगला लेक्चर जो आएगा ना यहीं से तो उठेगा। बंगाल का गवर्नर जनरल जो भी है, जैसे भी ये सबको पढ़ाते हुए फिर इस पर आएंगे दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे हम लोग कहाँ तक, 1950 तक। यहाँ किसी का पूछना है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर क्या है, तो जब जान लीजिए कि गवर्नर अधिकारों को लेकर के, अभी तो बंगाल का गवर्नर है तो इतना अधिकार है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बढ़ गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल इतना हो जाएगा, फिर भारत का वायसराय, इतना अधिकार हो गया वायसराय। वायसराय जैसे अपने यहाँ नाम लिए थे पुर्तगालियों में ना, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति है ना, तो आप राष्ट्रपति के समकक्ष कह लो कि वायसराय पदवी खत्म हुई तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ये भी जानते हैं कहाँ, अब आप आगे बताया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर। रेगुलेटिंग एक्ट जानते रहो आप, देख रहे, एक बार इसको रिवीजन करके हटा दिया जाए। बंगाल का गवर्नर, इतने जानो अभी आप, नहीं कंफ्यूज हो, रॉबर्ट क्लाइव पहला था, ठीक। और बाद में हम अगले दिन से लिखना शुरू करेंगे सबको एक एक स्टेप बाय। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला वारेन हेस्टिंग, ठीक। भारत का मतलब ये 3-4 स्टेप है। भारत का गवर्नर जनरल पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इधर जानते रहिए इसको आज चार्टर एक्ट भूल जाएंगे कोई बात नहीं, अभी भूल जाइए। याद रखिए कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था। एक क्वेश्चन तो ये बना, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, अगले दिन की हम लोगों की हेडिंग रहेगी, क्या, बंगाल का गवर्नर। उसको पढ़ाएंगे, करामात और बताएंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन तो उसके बारे में बताए भी हैं, और शेष जो बचा हुआ है बताएंगे हम कैसे क्या है। अंत में बहुत बड़ा घूसखोर था, जानते, जो घूसखोर होते हैं ना, वो बाद में आत्महत्या कर लेते हैं, या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमेशा बच्चों याद रखिए, आप लोग भी मास्टर हैं, कभी भी जो भी पैसा घर में जाता है, जो खाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, देख रहे हैं, एकदम परिश्रम का। मैं तो भाई इसी तरह जीवन जीता, एकदम हमारा जो पैसा घर में जाता है, जानते हो कितना, 24 कैरेट वाला पैसा लेके जाते हैं, वो भी 23-22 वाला नहीं, 23-22 वाला छोड़ के चले जाते हैं। नाराज रहो चाहे खुश रहो भाई, हमको अपना परिवार नहीं बर्बाद करना है दुनिया वालों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। इतने तो आप कहोगे कि रघुवंशी सर के पास पैसा है, पता है रघुवंशी सर कितना मेहनत से घर में पैसा लेकर के जाते हैं, ठीक। चलिए अगले दिन मिलते हैं बंगाल का गवर्नर के साथ बच्चों, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्ते।